हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 5। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की। तो आगे हमने टोटल 3 एक्सरसाइज देख ली है, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3। इन द फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट ए एंड बी। ओके, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए क्रॉस बी करते थे। याद होगा ना आपको, एक सेट ए दिया होगा, सेकंड सेट बी है, तो दोनों के बीच आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको हम कैसे लिखते थे? ए क्रॉस बी करके। ठीक है। ओके, तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक। सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक क्या था? रिलेशन। जो चैप्टर का नाम था ना हमारा, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें जो फर्स्ट है रिलेशन, वो था हमारे लिए एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। अब रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन मतलब क्या था? जो ए क्रॉस बी होते हैं उनके आपको क्या फाइंड करने थे? सबसेट फाइंड करने थे। तो यहाँ पर जितने भी आपको टोटल सबसेट्स मिलते हैं ए क्रॉस बी के लिए, जितने भी सबसेट्स मिलते हैं वो सबसेट क्या होता है? वन टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। सेकंड एक्सरसाइज मतलब रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड द थर्ड टॉपिक क्या था? वो फंक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। फंक्शन क्या था? तो फंक्शन वन टाइप ऑफ रिलेशन ही है, पर हमने बताया था आपको वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। याद है ना? फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप का रिलेशन। अब वो स्पेशल टाइप मतलब क्या था? तो फंक्शन की वो डेफिनेशन थी। आपको याद होगा फंक्शन की डेफिनेशन में 2 पॉइंट थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमने वैसा लिखा था वहां पर। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। आपको याद होगा ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये सेकंड स्टेटमेंट था। ओके, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है, मतलब दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। कोई भी रिलेशन आपको दिया हो, वो रिलेशन के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो वाला रिलेशन हमारे लिए स्पेशल टाइप का बनेगा। और वो स्पेशल टाइप को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये थर्ड एक्सरसाइज थी हमारे लिए फंक्शन, जिसके अंदर था वो फंक्शन के अंदर डोमेन एंड रेंज भी कैसे निकालते थे वो भी हमने देखा था। और अभी उसके और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने भी वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नंबर 1, द रिलेशन एफ। यहां पर एक रिलेशन आपको दिया है, वो रिलेशन का नाम है स्मॉल एफ, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है दो पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, वो कब लेना है? जब एक्स की वैल्यू आप बिटवीन 0 to 3 ले रहे हो, तब आपको क्या लेना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड टर्म क्या दिया आपको? जब एक्स की वैल्यू आप 3 से 10 ले रहे हो तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी है? 3x। वैसे ही सेम टू सेम सेकंड रिलेशन आपको दिया है जिसका नाम है स्मॉल जी, वो हमें दिया है जी ऑफ एक्स करके, वही है एक्स स्क्वायर और 3x। ए एक्स स्क्वायर कब लेना है? जब एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 to 2 आए। एंड 3x कब लेना है? जब एक्स की वैल्यू बिटवीन 2 and 10 आए। ठीक है, तो ऐसे हमें दो रिलेशन दिए हैं, देन हमें प्रूव करना है सो दैट नंबर 1 एफ इज अ फंक्शन। अब ये जो रिलेशन था वो रिलेशन फंक्शन है, वैसा हमें प्रूव करना है। एफ फंक्शन है वो हमें प्रूव करना है। मतलब क्या हो जाएगा? ये फंक्शन की जो दो कंडीशन थी वही हमें सेटिस्फाई यहाँ पर करवानी। ठीक है। और सेकंड है जी इज नॉट अ फंक्शन, मतलब जो दो कंडीशन थी उसमें से एक आध कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब वो वाला रिलेशन यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो चलो सबसे पहले एफ के बारे में बात करें, उसके बाद चलो हम जी में जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर से। ओके, एक्स स्क्वायर कब लेना है? जब एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 to आप 3 ले रहे हो। एंड देन सेकंड फंक्शन के लिए यहाँ पर दिया है 3x, जब एक्स की वैल्यू बिटवीन 3 से 10 है। ठीक है, आप कैसे इसको सॉल्व करना है समझ लो। आप यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिया था, वो दो पार्ट में आपको दिया हो, तब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कहाँ पर ब्रेक हो रही है। तो आप देख सकते हो 0 से 3 है एंड देन आफ्टर 3 से 10 है, मतलब यहाँ पर जो x की रेंज है कहाँ पर ब्रेक हो रही है? 3 के लिए ब्रेक हो रही है। ओके, तो 0 से 3 के लिए एक्स स्क्वायर है और वहां पर 3 से 10 के लिए क्या है? 3x है। मतलब यहाँ पर 3 के लिए लिमिट ब्रेक हो रही है। उसका मतलब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए ही चेक करना है।
ओके 3 वैल्यू यहाँ पर भी हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, 3 यहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू, मतलब हमें जो x की वैल्यू 3 है वो x की वैल्यू 3 हमें दोनों ऊपर नीचे दोनों रिलेशन में रखना है। अब दोनों का आंसर सेम आएगा तो क्या होगा और दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा तो वो क्या होगा, वो हम अभी देखने वाले। ओके तो सबसे पहले वो देखना है कहां पर लिमिट ब्रेक हो रही है, तो लिमिट 3 के लिए ब्रेक हो रही है, उसका मतलब हमें 3 के लिए अच्छे से चेक करना है। बाकी की वैल्यू तो एज इट इज हमें लिखनी है। देखो कैसे, सबसे पहले 3 के लिए हम चलो बाद में बताते हैं आपको, सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू आपको 0 से 3 लेनी है। ध्यान रखो कि चलो 0 से मैंने 3 तक वैल्यू ली, इसमें 0 ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर 3 ऊपर नीचे दोनों रिलेशन में हमें लेना है, इसलिए हम यहाँ पर अभी इक्वल टू नहीं ले रहे। ध्यान रखो बिटवीन 0 एंड 3 आपको कितनी ऐसी वैल्यू मिलने वाली, बहुत सारी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट में भी हम वैल्यू ले सकते हैं। चलो तो थोड़ा सा मोटा मोटा वैल्यू ले ले, x इक्वल टू चलो 0 ले लिया, 0 से 3 के बीच में चलो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 तो नहीं लेना है। चलो अब 0 के लिए हमें यहाँ पर रखना है x स्क्वायर में, तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 एंड देन 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें इतना तो पता चलता है कि जब भी हम x की वैल्यू बिटवीन 0 से 3 ले ले, वो यहाँ पर x स्क्वायर में रखे, तो आपको कोई ना कोई नया आंसर तो मिलने ही वाला है। 0 का स्क्वायर जैसे 0 हुआ, 1 का 1 होता है, 2 का 4, मतलब यहाँ पर बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लो तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तब कोई ना कोई डिफरेंट आंसर आपको मिलने वाला है। मतलब यहाँ से आप इतना बता सकते हो कि 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है। आपको याद आएगा। ओके ऐसे एरो डायग्राम हम ड्रॉ करते थे। तो यहाँ से हर एक फंक्शन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करना है और वो हर एक एलिमेंट के लिए आपको पर्टिकुलर 1 इमेज मिलनी चाहिए। जैसे कि 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए, मतलब यहाँ से एक ही एरो निकल के जाना चाहिए। वो फंक्शन के लिए कंडीशन थी, वो हमने आगे देखा था। ओके तो यहाँ से एक ही एरो निकल रहा है, मतलब वो हमारे लिए 1 एंड ओनली 1 इमेज हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर 0 से 3 के लिए सोचो या फिर 3 से 10 के लिए सोचो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा, वो डिफरेंट आंसर होने ही वाले। ओके तो वो हमें पहले लिख देना है। व्हेन x की वैल्यू हम 0 एंड 3 से बीच में ले रहे हैं, तो 0 से लेकर 3, ओके f ऑफ x हैज 1 वैल्यू। ओके मतलब हर एक वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई एक आंसर तो मिलने ही वाला है। सेम टू सेम ऑल्सो कौन सी वैल्यू है 3 से 10, तो 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10। ओके हमें इक्वल टू नहीं लेना है क्योंकि 3 के लिए तो हम अलग से फाइंड करने वाले हैं। f ऑफ x हैज 1 वैल्यू, मतलब दोनों के लिए कोई ना कोई आपको आंसर डिफरेंट आंसर यहाँ पर हमें मिलने वाले। हमें तो किसके लिए चेक करना था, कहाँ पर लिमिट ब्रेक हो रही थी, तो 3 के लिए, तो वहाँ पर ही हमें चेक करना है। तो अब लेने वाले हैं हम x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 इक्वल टू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब दोनों रिलेशन में हमें x की वैल्यू 3 रखनी है। तो चलो फर्स्ट रिलेशन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड सेकंड रिलेशन f ऑफ x इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x। चलो x की जगह हमने रखा 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9, तो f ऑफ 3 का आंसर है 9। और यहाँ पर x की जगह 3 रखा, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 9 होता है। f ऑफ 3 का आंसर भी क्या है 9। मतलब यहाँ से इतना पता चला, यहाँ पर 0 से 3 और 3 से 10 हर एक वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई आंसर मिलता था। मतलब हर एक वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज, 1 एंड ओनली 1 इमेज आपको मिलती थी। हमें चेक करना था 3 के लिए, 3 के लिए हमने चेक किया, तो यहाँ पर 3 वैल्यू के लिए आपको सामने एक ही आंसर मिला। देखो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, मतलब 3 के लिए हमें 1 एंड ओनली 1 इमेज मिल रही है। उसका मतलब ये जो रिलेशन दिया था वो फंक्शन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। हम यहाँ से हर एक वैल्यू ले सकते हैं, वो हर एक वैल्यू ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन क्या थी, हर एक वैल्यू के लिए आपको 1 एंड ओनली 1 इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 से 3 और 3 से 10 के बीच में हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट आपको आंसर मिल रहा है, मतलब 1 एंड ओनली 1 इमेज आपको मिल रही है। देन हमें कहाँ चेक करना था 3 के लिए, तो 3 के लिए हमने चेक किया, तो 3 के लिए भी आंसर यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9। मतलब 3 के लिए आपको पर्टिकुलर सामने एक ही इमेज मिल रही है, वो है 9। मतलब सेकंड कंडीशन थी वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिख सकते हैं सो गिवन रिलेशन कौन सा था f, गिवन रिलेशन f इज अ फंक्शन। तो ऐसे हमें उसको प्रूव करना है। सेकंड देखो यहाँ पर सेकंड में क्या है, g इज नॉट अ फंक्शन, मतलब इसके जैसे ही हमें लिखना है। अब यहाँ पर जैसे सेम आंसर मिला था वहाँ पर सेम आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट इमेज मिले, मतलब 1 एंड ओनली इमेज 1 इमेज नहीं मिल रही है, मतलब वो क्या बन जाएगा रिलेशन बनेगा पर फंक्शन नहीं होगा। वही हमें यहाँ पर चेक करना है। देखो सेकंड वाला g है, उसके बारे में बात करें तो सेकंड g ऑफ x क्वेश्चन में दिया है x स्क्वायर करके 3x करके, ए वैल्यू लेनी है बिटवीन 0 to 2 एंड यहाँ पर 2 से 10।
ओके तो सबसे पहले ऐसा ही लिखना है हमें। सबसे पहले कहाँ पर लिमिट ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर 2 के लिए लिमिट ब्रेक हो रही है। ओके तो 2 के लिए बाद में हमें बताना ही है। सबसे पहले क्या लिख देना है, व्हेन x की वैल्यू हम बिटवीन 0 से 0 लेना है, 2 नहीं लेना है, क्योंकि 2 के लिए हम अलग से फाइंड करने वाले हैं। व्हेन 0 से x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 2 देन f ऑफ, नहीं सॉरी यहाँ पर f की जगह g है, g ऑफ x इज अ वन वैल्यू। मतलब हर एक वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर यहाँ पर मिल रही है। सेम मतलब कि ऑल्सो यहाँ पर 2 से लेकर 10, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10, g ऑफ x एज अ वन वैल्यू। अब चेक कहाँ पर करना था, 2 के लिए। ओके तो हमें वही लिखना है, एट x इक्वल टू 2 हमारे पास दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ओके, और सेकेंड फंक्शन है 3x। चलो x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो g ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर g ऑफ 2 3 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू जब हम 2 ले रहे हैं तो उसके लिए आपको मोर देन वन इमेज, एक इमेज 4 है और सेकंड इमेज क्या है 6। तो आपको बताया था हमने 2 के लिए ऐसे मोर देन वन इमेज मिले, मतलब 4 है, 4 भी इमेज है और 6 भी इमेज है। मतलब जो सेकंड कंडीशन थी फंक्शन के लिए वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वन एंड ओनली वन इमेज मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर हियर फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 हैज इमेजेस, कौन सी इमेजेस हमें मिल रही है 4 एंड 6। ओके यहाँ पर मोर देन वन इमेज मिल रही है, सो हम लिख सकते हैं g ऑफ x इज नॉट अ फंक्शन। तो ऐसे हमें लिखना है। देखो यहाँ पर क्या था, सेम आंसर मिला था, मतलब वन एंड ओनली वन इमेज मतलब फंक्शन है। यहाँ पर डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा इमेज आपको मिल रही है, मतलब वो वाला फंक्शन नहीं है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन टर्म। ध्यान रखो यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर करके। हमें फाइंड क्या करना है, ये टर्म की वैल्यू फाइंड करनी। f ऑफ 1.1 मतलब यहाँ पर जो x था उसकी जगह यहाँ पर है 1.1, तो सामने भी हमें x की जगह 1.1 रखना है। 1.1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फंक्शन का आंसर मिलता है हमें 1.1 का स्क्वायर, देन माइनस f ऑफ 1 मतलब x की जगह 1, तो RHS में भी x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय जो भी था एज इट इज़ 1.1 माइनस 1। ओके और यहाँ पर जो ऊपर टर्म है उसके लिए आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम क्या करते थे a माइनस बी ए प्लस बी, तो वही यहाँ पर हमें करना है a माइनस बी ए प्लस बी। तो 1.1 माइनस 1 एंड सेकेंड 1.1 प्लस 1 और डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1, यहाँ पर ही तो कैंसिल है, तो बचेगा वो लिखना है 1.1 प्लस 1 मतलब आंसर है 2.1। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 2.1। ओके तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डोमेन। ध्यान रख लेना है, डोमेन एंड रेंज जब भी फाइंड करना हो तो अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर हमें फाइंड सिर्फ और सिर्फ डोमेन करना है। डोमेन मतलब क्या था, डोमेन मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का कुछ ना कुछ आपको आंसर मिले, मतलब फंक्शन डिफाइन हो वैसी x की वैल्यू आपको लेनी है। यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया है वो कौन सा फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे दोनों x वाले टर्म है, मतलब ये हुआ रेशनल फंक्शन। आपको याद होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने बताया था आपको रेशनल फंक्शन, जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अपॉन में 0 आए ऐसे 1/0 करके तो फंक्शन का आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ओके मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फंक्शन का आंसर हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। हमें वैसा फंक्शन यहाँ पर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो वैसी x की वैल्यू चाहिए। मतलब हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाना है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर जो भी दिया है वो इक्वल टू 0 लेकर यहाँ से स्टार्ट करें। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर 12 के लिए फैक्टर जिसका एडिशन क्या है माइनस 8 है, 6 2 जा हो जाएगा तो x माइनस 6 है, x माइनस 2 इक्वल टू है 0, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड 6। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जब भी आप x की वैल्यू 2 ले सकते हो या 6 लोगे, यहाँ पर आप जब रखोगे तो डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से आप चलो 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 8 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 16, और लास्ट में है प्लस 12, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या होता है, जब भी मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ या फिर 6 ले लूँ
उसके लिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स, उसका डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब जब भी डिनोमिनेटर जीरो होता है तब फंक्शन का आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब वो वैल्यू हमें नहीं लेनी है। मतलब यहाँ पर जीरो आए वैसे एक्स की वैल्यू नहीं लेनी है, तो जीरो कौन सी वैल्यू के लिए हमें मिल रहा है, 2 and 6, मतलब एक्स की वैल्यू 2 and 6 हमें नहीं लेनी है। मतलब बाकी की हर एक वैल्यू हम ले सकते हैं, तो वो बन जाएगा हमारे लिए डोमेन मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो ये दो वैल्यू ऐसी है जिसके लिए फंक्शन का आंसर हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, मतलब नॉट डिफाइन। तो मतलब वो वैल्यू को हमें नहीं लेना है। कहाँ से नहीं लेना है, तो रियल नंबर r जो होता था उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यू को हमें नहीं लेना है। मतलब रियल नंबर r में से ये दोनों वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है। मतलब कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है r माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 and 6, पता चल रहा है। मतलब इतनी वैल्यू r में मतलब बहुत सारी वैल्यूज है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये दोनों वैल्यू के लिए हमें फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइंड मिल रहा था। मतलब वो वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन जाएगा हमारे लिए डोमेन। ओके, तो ऐसे हमें डोमेन फाइंड करना है। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 दोनों के लिए आपको फाइंड करना है डोमेन इन रेंज। चलो, डोमेन मतलब क्या था, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, एंड रेंज मतलब क्या था, फंक्शन का आंसर जो एफ ऑफ एक्स आपको दिया है उसका आंसर आपको क्या मिल सकता है, वो ही हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डोमेन। चलो, सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। फंक्शन क्या दिया है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। हम पहले फाइंड करने वाले हैं डोमेन। अब डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो हम एक्स की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं वही हमें देखना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। चलो, तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है, रूट दिया है। अभी आगे वाला जो फंक्शन था वो रेशनल फंक्शन था जिसके अंदर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर दिया है हमें रूट। अब रूट के अंदर क्या था कि रूट के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। याद है ना कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका आंसर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जीरो होगी तो भी चलेगा और पॉजिटिव होगी तो भी चलेगा। मतलब जीरो या मोर देन जीरो, मतलब अंदर जो भी वैल्यू है वो जीरो होगी तो भी चलेगा, या मोर देन जीरो। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1, रूट के अंदर क्या है, x माइनस 1, उसकी वैल्यू जीरो या मोर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो भी चलेगा मतलब इक्वल टू, और मोर देन जीरो मतलब ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब x की वैल्यू कौन सी लेनी है हमें, मोर देन 1। मतलब चलो नंबर लाइन के हिसाब से आपको बताए, x चलो यहाँ पर 1 है, इक्वल टू मतलब वो लेना है, मतलब उसको डार्क करना है ऐसे। मोर देन 1 मतलब राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड जाना है, तो यहाँ से आपको कहाँ तक जाना है पता नहीं, मतलब वो इनफाइनाइट है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 to इनफाइनाइट, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो बन जाएगा हमारे लिए डोमेन है 1 से इनफाइनाइट। 1 यहाँ पर हमें लेना है, मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर जो हमें नहीं पता है, मतलब उसको हमें क्या रखना है, ओपन रखना है। ठीक है, तो जब भी इनफाइनाइट आए तो वो तो ओपन ही रहेगा, और यहाँ पर 1 लेना था, इक्वल टू है मतलब वो क्लोज रखना है। तो ये होता है डोमेन, मतलब x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा। अब सेकंड है रेंज मतलब आंसर किसका, तो f ऑफ x का। तो f ऑफ x का आंसर क्या मिल सकता है वही हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑलवेज रेंज होता है, तो वही अच्छे से आपको समझना है। ध्यान रखो, सेकंड वाला है रेंज। अब रेंज के लिए हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है आंसर। ओके, किसका आंसर होता है रेंज, मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट दिया है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो रूट दिया था वो रूट का आंसर क्या हो सकता है। अब रूट का आंसर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। किसी भी रूट का आंसर नेगेटिव तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। ओके, तो यहाँ पर जो भी रूट है उसका आंसर क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो होगा, जीरो का रूट जीरो होता है, या फिर मोर देन जीरो मतलब कि जीरो से ज्यादा। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन था उसका आंसर यहाँ से ऐसा हमें मिला, फंक्शन का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इतना हमें यहाँ पर देखने से पता चला, वो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, रेंज कैसे निकालनी थी वो हमने आगे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर देखा था। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखने से पता चला कि इसका आंसर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। देन रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो भी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होता है उसको हम क्या लेते थे, वाई। ओके, तो वाई इक्वल टू हम क्या लेते थे, एफ ऑफ एक्स। तो वो यहाँ पर हमें रख देना है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है, वाई, रूट ऑफ एक्स माइनस 1।
अब इसको सॉल्व करके हम x को सब्जेक्ट बनाते थे, तो चलो x यहाँ पर रूट में, रूट निकालने के लिए स्क्वायर करना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 1। चलो x सब्जेक्ट बनाए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू, और f ऑफ x मतलब क्या था, तो y था, मतलब y की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं वही हमें देखना है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या मिला हमें, वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से इतना पता चलेगा कि हम y की यहाँ पर कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर तो होता ही है, मतलब यहाँ पर हम y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर। तो यहाँ से हमें पता चला कि y की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब y बिलोंग्स टू r एंड y ही क्या था, f ऑफ x, मतलब f ऑफ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है नंबर लाइन में, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आंसर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर ये नंबर लाइन है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन जो था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब चलो मैंने यहाँ पर बीच में 0 रखा, 0 लेना है, इक्वल टू है मतलब लेना है, मतलब चलो डार्क किया, ओके। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। सेकंड इक्वेशन क्या है, f ऑफ x बिलोंग्स टू r, r मतलब नंबर लाइन, मतलब पूरी नंबर लाइन हमारे लिए आंसर है। तो यहाँ पर देखो पूरी नंबर लाइन मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ओके, तो ये वाला पूरा पोर्शन मतलब पूरी नंबर लाइन सेकंड इक्वेशन का हमारा आंसर है। हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन का कॉमन पोर्शन मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों लाइन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लाइन कौन सी है, तो दोनों के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पर भी है और इतना पोर्शन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कॉमन पोर्शन इतना है, ओके। तो ये वाला पोर्शन जो है उसमें दोनों लाइन इंक्लूड हो रही है, मतलब ये वाला पोर्शन ही हमारा आंसर है, मतलब वही है हमारे लिए रेंज। तो कहाँ से कहाँ, तो 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है हमें, इनफाइनाइट। 0 लेना है मतलब क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट जो वैल्यू हमें नहीं पता है उसके लिए ओपन ब्रैकेट। तो ये बन जाएगा हमारे लिए रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, और सेकंड वाला है रेंज, रेंज मतलब आंसर, किसका आंसर, f ऑफ x का आंसर। तो हमें f ऑफ x यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला, इक्वेशन नंबर 2 में बिलोंग्स टू r मतलब नंबर लाइन मिली। दोनों इक्वेशन जो भी हमें मिले उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, उनका कॉमन पोर्शन जो है वही हमारे लिए क्या है, आंसर। तो यहाँ पर कॉमन पोर्शन कौन सा है, 0 टू इनफाइनाइट, तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमें डोमेन एंड रेंज ही निकालना है, ओके। ये तो ओरल क्वेश्चन जैसा है। देखो कि f ऑफ x हमें क्या दिया है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ से पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए क्या करना है, हमें x की वैल्यू लेनी है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं वही हमें देखना है। तो यहाँ पर तो आपको मॉड्यूलस दिया था, मॉड्यूलस में आप यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रख सकते हो, मतलब कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर आप 0 ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, वो नंबर यहाँ पर आप रखोगे, -1 करोगे और उसका मॉड्यूलस लोगे, तो कोई ना कोई आपको आंसर मिलने ही वाला है। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी एनी वैल्यू, मतलब वो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन r, मतलब डोमेन यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगा x बिलोंग्स टू r, ओके। तो यहाँ पर डोमेन मतलब आप लिख सकते हो, डोमेन मतलब क्या लिखना है हमें, वो लिखना है r। x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कहाँ से, बिलोंग्स टू r, नंबर लाइंस, तो उसका डोमेन क्या बन जाएगा, r, ओके। वैसे ही है उसके लिए रेंज। देखो रेंज मतलब क्या होता है, आंसर। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया था वो हमें देखना है, फंक्शन यहाँ पर मॉड्यूलस दिया था, यहाँ पर जैसे रूट था तो रूट का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, वैसे यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। अब हमें पता है कि मोड का आंसर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0, कभी भी मोड का आंसर नेगेटिव नहीं मिलता है, मतलब इसका आंसर ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जो फंक्शन था उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 या मोर देन 0। तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी हो तो ठीक है, यहाँ पर 0 है, 0 लेना है मतलब डार्क करना है, मोर देन 0 मतलब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, रेंज। तो रेंज 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट। तो ऐसे क्वेश्चन ओरल ही है, मतलब डायरेक्टली हमें आंसर ही लिखना है। x की कौन सी वैल्यू ले सकते हो, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब वो आएगा r, डोमेन, और उसका आंसर हमें क्या मिल सकता है, तो मॉड्यूलस है तो उसका आंसर पॉजिटिव या फिर 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वही है हमारे लिए 0 से इनफाइनाइट रेंज, ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। लेट f इज इक्वल टू x कॉमा x स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी ए फंक्शन, मतलब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम r टू r, देन आपको फाइंड क्या करनी है, रेंज। रेंज मतलब आंसर, किसका आंसर, f ऑफ x का।
तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। आपको याद होगा जब भी रिलेशन होता है, रिलेशन के लिए हम क्या लिखते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक्स कॉमा वाई लिखते थे, ठीक है। और जब भी ये फंक्शन बनता है, जब भी ये स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, मतलब वो फंक्शन बनेगा, तब उस टाइम हम क्या करते थे, y की जगह क्या लिखते थे, f ऑफ x। मतलब यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, x कॉमा एफ ऑफ x। मतलब जो पीछे वाला टर्म है वो होता है हमारे लिए f ऑफ x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x कॉमा एफ ऑफ x, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए f ऑफ x। तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, हमें फाइंड करनी थी रेंज। रेंज मतलब आंसर किसका, एफ ऑफ एक्स का आंसर। तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा वही हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने डिफाइन कर लिया। ओके, तो वहाँ से ही हम स्टार्ट करें कि हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमें फाइंड करना है रेंज। अब रेंज के लिए क्या था, पर्टिकुलर मेथड ही थी ना, जब भी रेंज फाइंड करनी हो कोई भी फंक्शन के लिए तो आपको एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देना है, वाई। ओके, तो हमें पता है कि y इक्वल टू हमें क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स। ओके, तो वही यहाँ पर रखना है, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो सॉल्व करना है, जिसमें से हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। चलो ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 1 मतलब y है, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर मतलब वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पर हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर था और यहाँ से माइनस वाई एक्स स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा 1 माइनस वाई। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो चलो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 1 माइनस वाई। हमें तो x ही फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर था, मतलब रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिलता है y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ से हमें मिलता है x इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, हमें फाइंड करनी थी रेंज। रेंज मतलब आंसर, किसका आंसर, एफ ऑफ एक्स का आंसर। अब वो ही एफ ऑफ एक्स हमारे लिए क्या है, y, मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी आपको y मिला है यहाँ पर रूट में है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें, यहाँ से तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ओके, तो देखो जो भी यहाँ पर हमें मिला है वो यहाँ पर लिख दे, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स मतलब y है, मतलब यहाँ से y की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं वही हमें डिसाइड करना है। अब y जो फाइंड करना है वो कहाँ पर है, रूट में है। अब हमें पता है रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पर वैल्यू 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। मतलब अंदर वाली जो भी वैल्यू है वो हमें 0 लेनी है या फिर मोर देन 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यार y अपॉन, ध्यान रखना 1 माइनस वाई क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 हो सकता है या मोर देन 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रूट है, रूट के अंदर नेगेटिव आंसर नहीं होता है। तो y अपॉन 1 माइनस 1 क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इक्वल टू ना ले तो मतलब वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब जो आपको पता है 7 8 9 5 6 सभी स्टैंडर्ड में हमने किया हुआ है। ओके, प्लस आंसर कब मिलता है, जब दोनों वैल्यू प्लस हो और दोनों वैल्यू जब माइनस हो तो भी आपको आंसर क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर दोनों फंक्शन आपको ऊपर नीचे दिए हैं, तो यहाँ पर दोनों फंक्शन प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना यहाँ से जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, चैप्टर नंबर 6 में ऐसे बहुत ही सारे एग्जांपल्स है, पर यहाँ पर एक ही एग्जांपल ऐसा है जिसको हमें सॉल्व करने के लिए चैप्टर नंबर 6 की मेथड यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो कैसे, अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पर जो भी आंसर लाना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव लाना है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा। अब पॉजिटिव आंसर फाइंड करने के लिए हमारे पास दोनों फंक्शन प्लस मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, माइनस मतलब नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर जो ऊपर नीचे फंक्शन हमें दिया हुआ है वो दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी चलेगा या फिर दोनों नेगेटिव हो गए तो भी चलेगा। मतलब यहाँ से 2 ऑप्शन हो गए। कौन से 2 ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें हम लेने वाले हैं दोनों फंक्शन, मतलब ऊपर नीचे दोनों फंक्शन पॉजिटिव, मतलब यहाँ y भी ग्रेटर देन 0 एंड नीचे वाला फंक्शन 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0। और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव, मतलब ऊपर नीचे दोनों वैल्यू नेगेटिव, मतलब y लेस देन 0 एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ओके, पर यहाँ पर तो इक्वल टू था, हमने कहीं पर भी इक्वल टू नहीं लिखा है, तो वो हमें लिखना है।
अब ऊपर वाली वैल्यू इक्वल टू मतलब जीरो हो सकती है, पर कभी भी नीचे जीरो नहीं होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है तो फंक्शन तो इनफाइनाइट है। मतलब ये वाली नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। मतलब हम ऊपर वाली वैल्यू के लिए इक्वल टू ले सकते हैं, मतलब ऊपर वाली वैल्यू है y, वहां पर जीरो ले सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर की वैल्यू के लिए हम इक्वल टू नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें मिले दोनों ऑप्शन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ए ऑप्शन हो सकता है या फिर मतलब और ए ऑप्शन हो सकता है। अब कौन सा ऑप्शन होगा या फिर दोनों ऑप्शन होंगे वही हमें चेक करना है। देखो फर्स्ट y की यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो 1 ग्रेटर देन माइनस वाई, यहाँ पर क्या है तो प्लस वाई, हमें y यहाँ पर लेना है तो y क्या बन जाएगा लेस देन 1। तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यू मिल गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ना, लेस देन 1। तो दोनों वैल्यू को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ध्यान रख लो कौन सी वैल्यू है, एक 0 है एंड एक सेकंड वाली 1 है। ओके, तो यहाँ पर चलो मैंने रख दिया 0 और चलो यहाँ पर मान लो वो है 1। अब 0 ले सकते हो तो हाँ ले सकते हो, मतलब 0 ले सकते हैं, मतलब उसको डार्क करना है। और ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक हमें जाना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। सेकंड है y लेस देन 1, मतलब 1 से लेस देन, मतलब 1 लेना है नहीं लेना है, मतलब उसको ओपन रखना है ऐसे। और लेस देन 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन कहाँ तक जाएगा, तो ये वाला पोर्शन माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन जितना भी पोर्शन है वही लेना है। मतलब दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब दोनों लाइन कहाँ पर है, तो इतने पोर्शन में दोनों लाइन इंक्लूड हो रही है जिसमें 0 ले सकते हैं और 1 नहीं ले सकते हैं। मतलब जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू बिटवीन क्या मिल रही है हमें 0 to 1। ओके, तो हमें लिखना है यहाँ पर 0 से लेकर 1, 0 ले सकते हैं मतलब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और 1 नहीं ले सकते मतलब राउंड बैक ब्रैकेट मतलब कि ओपन ब्रैकेट। तो जो फर्स्ट केस हमने लिया था दोनों ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव, तो उसके लिए सॉल्व किया तो हमें इतना आंसर मिलता है। अब सेकंड वाले को भी सॉल्व करना है, मतलब हमने लिया था दोनों नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो ये फर्स्ट ऑप्शन था और ये वाला अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड। तो यहाँ से डायरेक्टली चलो y तो मिल गया लेस देन और इक्वल टू 0, सेकंड वाला है 1 लेस देन माइनस वाई गया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर y लिखा तो y ग्रेटर देन क्या बन जाएगा 1। अब इन दोनों को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो चलो नंबर लाइन है 0 है 1 है, y लेस देन और इक्वल टू 0, 0 लेना है तो लेना है क्योंकि इक्वल टू है, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, y ग्रेटर देन 1, 1 नहीं लेना है मतलब ओपन रखो, ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। अब दोनों का इंटरसेक्शन आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 2 लाइन थी, दोनों का इतना इंटरसेक्शन पोर्शन है, यहाँ पर तो ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइन के बीच में आए, वैसा कोई पोर्शन नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 याद करो, कोई भी इंटरसेक्शन वैल्यू आपको ना मिले तो हम क्या लिखते थे, वहां पर एम्प्टी सेट लिखते थे ना, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए एम्प्टी सेट। ओके, यहाँ पर भी जो आपको आंसर मिला होता तो वो आंसर भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना होता, पर यहाँ पर हमें क्या मिला है एम्प्टी सेट, मतलब वो एम्प्टी सेट हम ना लिखे तो चलता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में हमें आंसर मिला था वही हमारे लिए y की रेंज बनेगी। y की रेंज मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की रेंज। तो यहाँ से हमें रेंज मिलती है, रेंज इज इक्वल टू 0 से 1, जहाँ 0 लेना है और 1 को हमें नहीं लेना है, मतलब उसको ओपन रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में रेंज, ऐसे हम निकालने वाले। ये जो पोर्शन करवाया है वो चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है, पर यहाँ पर एक एग्जांपल है तो उसको ऐसे हमें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट f एंड g दोनों फ्रॉम r to r बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय फर्स्ट फंक्शन f of x is x plus 1 and second one g of x is 2x minus 3। देन वी हैव टू फाइंड f plus g, दैट मीन्स कि हमें दोनों फंक्शन का एडिशन, f माइनस जी मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, लास्ट वन f डिवाइड बाई जी मतलब दोनों फंक्शन का डिवीजन हमें करना है। ओके, अब मतलब नॉर्मल हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ही करना है। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f प्लस जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हो, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन दिया है f ऑफ एक्स, तो उसके लिए डोमेन एंड कोडोमेन पहले से क्वेश्चन में आपको दे रखा है। f के लिए डोमेन r और कोडोमेन भी क्या है r। तो वैसे ही कोई भी फंक्शन बने, यहाँ पर हम दो फंक्शन का एडिशन कर रहे हैं तो कोई नया फंक्शन हमें मिलने वाला है, मतलब कोई भी फंक्शन हमें मिलेगा उसके लिए मतलब यहाँ पर हमें लिखना तो है ही, नंबर 1 है। ओके, तो लेट f प्लस जी, मतलब उसके लिए भी हमें डोमेन एंड कोडोमेन तो लिखना ही है। यहाँ पर दोनों आर ही थे, एडिशन करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, आर ही मिलेगा। ओके, हमें फाइंड करना है f प्लस जी, तो वहाँ से ही स्टार्ट करें तो f प्लस जी
ओके, यहाँ पर जैसे फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, वैसा हमें यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर वैसे ही है एफ प्लस जी, मतलब दोनों फंक्शन का हमें करना है एडिशन। दैट मीन्स हमें जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में मिलेगा, मतलब यहाँ पर वो एक्स के फॉर्म में मिलेगा। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखना है। हमें तो दोनों का एडिशन ही करना है, एफ एक्स प्लस क्या करने वाले हैं जी ऑफ एक्स। अब नॉर्मल जी जो भी आपको एडिशन आता है वही तो यहाँ पर करना है। फंक्शन x प्लस 1 है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया है 2x माइनस 3, एडिशन x प्लस 2x मीन्स 3x प्लस 1 माइनस 3 मतलब क्या आएगा -2। ये होता है f प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये फर्स्ट का आंसर मिला, ठीक है ना, दोनों का सिर्फ एडिशन करना है। वैसे ही नंबर 2 जिसमें हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन f माइनस जी, तो यहाँ से स्टार्ट करना, लेट f माइनस जी डोमेन r और कोडोमेन भी r हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ r के फॉर्म में दिया था। देन हमें फाइंड करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन, f माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब दोनों फंक्शन की वैल्यू रखनी है और सब्ट्रैक्शन करना है। देखो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में से लिया हमने एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स है 2x माइनस 3, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस चलो अंदर गया तो -2x एंड देन माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ पर x माइनस 2x मीन्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा +4। तो ये होता है हमारे लिए आंसर ऑफ f माइनस जी ऑफ x। ओके, तो ये हुआ सेकेंड आंसर f माइनस जी। एंड लास्ट वन नंबर 3 जिसका हमें क्या करना है डिवीजन f बाई जी। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर ही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, f बाई जी करेंगे मतलब कोई ना कोई रेशनल फंक्शन मिलेगा और रेशनल फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नंबर 3 f बाई जी फ्रॉम वो भी r टू r ही लेंगे हम जब भी f बाई जी ऑफ x फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स। अब कंडीशन के साथ लिखना है, रेशनल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर x प्लस 1 है डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 2x माइनस 3, मतलब वो कंडीशन के हिसाब से नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो जब भी डिवीजन लेने वाले हम दो फंक्शन का, उस टाइम एक कंडीशन आपको साथ में लिखनी है। चलो यहाँ पर वही तो हमारा आंसर है, f बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू, आंसर तो वही रहेगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 विथ कंडीशन। कौन सी कंडीशन आएगी, वेर x इज नॉट बिलोंग्स टू 3/2, दैट मीन्स कि x की हम 3/2 वैल्यू नहीं ले सकते, उसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन इनफाइनाइट बनेगा, मतलब वो वैल्यू हमें नहीं लेनी है। देन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं बोला है, आपको वो फाइंड करना हो तो आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, जिसके अंदर आपको एक फंक्शन दिया है, उसके लिए आपको यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 ऐसे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दी है और बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय, देखो फंक्शन क्या दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी एंड देन फॉर सम इंटीजर ऑफ a एंड b हमें वैल्यू निकालनी है a एंड b की। अब a एंड b क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है, तो वो कौन सी वैल्यू है बस वही हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया था उसके अंदर जो यहाँ पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए 1, 1 कार्टेशियन पेयर जिसे बोल सकते हैं 2, 3, तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल a एंड स्मॉल b। दो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 इक्वेशन होने चाहिए, तो वो 2 इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 कार्टेशियन पेयर थी, उसमें से कोई भी दो का हम यूज कर लेंगे। चलो फर्स्ट दोनों का हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है आपको पता है, हियर हम क्या लिखते हैं x, एफ ऑफ एक्स लिखते थे, याद होगा ना आपको। चलो तो फर्स्ट 1 लिखिए 1, 1 और सेकेंड वाला क्या है 2, 3। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और उसके साथ फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 1, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या है यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट आप ये वाला 2, 3 ले रहे हो तो x की वैल्यू 2 है, उस टाइम एफ ऑफ एक्स मतलब 3 है, तो x इक्वल टू 2 है, उस टाइम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 3 है। ओके, यहाँ से आप कोई भी कार्टेशियन पेयर ले सकते हो। चलो यहाँ हमें x और एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू मिल गई है, उसको हमें जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था उसमें रखना है। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ax प्लस बी
अब 1/1 देखो, सबसे पहले ई वाली लाइन x की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1, दोनों यहाँ पर रखे। एफ ऑफ एक्स की जगह 1 है और x की जगह भी 1 है। 1 इंटू ए मतलब ये होगा प्लस बी, इक्वेशन मिलता है हमें। नेक्स्ट में x की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3, एफ ऑफ एक्स की जगह 3 रखना है, x की जगह 2 रखना है। 2 इंटू ए मतलब 2a प्लस बी। अब दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है। याद कर लो एलिमिनेशन मेथड 10th में होती थी ना, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। चलो यहाँ पर b प्लस माइनस मतलब कैंसिल है, 1 माइनस 3 मतलब -2 है, a माइनस 2 मतलब माइनस है। दैट मीन्स a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 2। तो a की वैल्यू 2 है, कोई भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। चलो यहाँ पर ही रख ले, क्या था इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पर a की वैल्यू 2 रखनी है, तो a की जगह 2 रखा, प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू हमें मिल रही है 1 माइनस 2 करके -1। तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है, जो हमें a एंड b फाइंड करने थे वो आंसर है a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो ऐसे हमें a एंड b कोई इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पर मिलती है हमें 2 एंड -1। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक यहाँ पर है और एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। ओके, ये 12th में चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन वाला, उसका ही टॉपिक है, पूरे का पूरा जो क्वेश्चन आपको दिया है वही टॉपिक पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो क्या है। लेट आर बी अ रिलेशन, आर रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय। अब रिलेशन कैसे डिफाइन करके दिया है देख लो, रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, ए एंड बी दोनों की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर एन में से लेनी है। उसके लिए कौन सा रिलेशन दिया है आपको, ऐसे कौन सी वैल्यू लेनी है ए एंड बी के, उसके लिए आपको रिलेशन कौन सा वाला दिया है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो, वैसे हमें ए कॉमा बी की वैल्यू आंसर में रिलेशन में लेनी है। ओके, तो वैसा एक रिलेशन हमें यहाँ पर पहले से डिफाइन करके दे रखा है। अब जो हमें आर दी फॉलोइंग ट्रू मतलब गिवन 3 इक्वेशन, मतलब आपको 3 टर्म्स दिए हैं, तीनों स्टेटमेंट है, वो सही है कि गलत वो हमें देखने। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा है वो 12th का टॉपिक है, उसमें आएगा रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा। सेकंड वाला जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है एंड थर्ड वन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। RST ऐसे याद रखते हैं हम, याद रखने वाले हम 12th में। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं वैसा हमें प्रूव करना है। अब वो क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है ए कॉमा ई, मतलब ये जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन सेम टू सेम वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आए उसके लिए ये रिलेशन सही है कि गलत वो हमें देखना है। ये फर्स्ट के बारे में बताया। ओके, ए कॉमा ए मतलब दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू सेम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बस वही हमें ये रिलेशन के लिए चेक करना है। ठीक है, अब ले सकते हैं तो मतलब वो जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है, नहीं ले सकते मतलब वो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब कोई ऐसी एक कार्टेशियन पेयर है जो रिलेशन आर को डिफाइन कर रही है। तो उसके लिए बी कॉमा ए, मतलब यहाँ जो हमने ए कॉमा बी लिखा हो तो उसका उल्टा बी कॉमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए, वैसा हमें प्रूव करना है, मतलब वैसा हमें चेक करना है। ऐसा भी बन रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। ओके, एंड थर्ड वन ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर देखो ए कॉमा बी मतलब जहाँ पर खत्म होगा वैसा ही यहाँ पर शुरू होगा, मतलब बी कॉमा सी, ए कॉमा बी तो यहाँ बी है, वही भी यहाँ पर हमें यूज करना है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देन एम्प्लाइज मतलब ये वाला जो यहाँ पर जो हमें लिख कर दिया है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और सी के लिए जो कार्टेशियन पेयर बनेगी वो ये रिलेशन में होगी कि नहीं होगी, वही हमें चेक करना है। अब वो रिलेशन में होगी मतलब ये स्टेटमेंट सही है, नहीं हो रही है मतलब वो वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओके, तो एक क्वेश्चन था, अब उसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले नंबर 1 के लिए, अब नंबर 1 जो चेक करना है वो लिख दे हम, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या एवरी ए बिलोंग्स टू एन। ओके, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में दोनों वैल्यू सेम हो तो ए वाला रिलेशन सही है कि गलत वो हमें सिर्फ देखना है। ओके, यहाँ पर एक बात समझ लो, ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, मतलब मैं चलो ए की वैल्यू यहाँ पर 4 ले लूँ तो मुझे बी का स्क्वायर मतलब कौन सी वैल्यू का स्क्वायर 4 है वैसा सोचना है। मतलब 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। चलो यहाँ पर मैं 9 लिखूँ तो 9 मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इतना पता चलेगा कि ए की वैल्यू 4 है, उस टाइम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 2। ए की वैल्यू जब हम 9 ले रहे हैं
उस टाइम बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके, तो वैसे हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो ए रिलेशन के लिए हमें ए बी लिखना हो तो 4,2 लिख सकते हैं। ए रिलेशन के लिए हमें ए कॉमा बी लिखना हो तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 3, वैसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वही हमें चेक करना है कि यहाँ पर जब सेम टू सेम वैल्यू हम ले, ओके, ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल आपको देना है तो सेम टू सेम वैल्यू के लिए यहाँ पर बोला है कि हमें हर एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। पर यहाँ पर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ओके, लेट 2,2, ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया है 2,2 क्योंकि यहाँ पर ए कॉमा मतलब सेम वैल्यू लेनी है। अब सेम वैल्यू के लिए गिवन रिलेशन सही है कि गलत वो हमें चेक करना है। यहाँ पर वो रिलेशन क्या दिया था a = b²। ध्यान रख लो a = b² के हिसाब से हमें ये वाला टर्म जो है उसको लिखना है। तो 2,2 के लिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब b की वैल्यू भी 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 = 2 का स्क्वायर 4। अब ये सही है कि गलत है, इट इज नॉट ट्रू। ओके, तो इट इज नॉट या फॉल्स, वैसा आप लिख सकते। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब भी हम सेम वैल्यू लेंगे उस टाइम जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन सही नहीं होगा बस। ओके, तो वही हमें चेक करना था कि गिवन रिलेशन और ए कॉमा ए सही है कि गलत। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम वैल्यू लेने से ये रिलेशन क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, मतलब सही नहीं है। दैट मीन्स कि जो यहाँ पर दिया था वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओके, तो हमें लास्ट में लिख देना है ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमें क्या लिखना है, इज नॉट बिलोंग्स टू। फर्स्ट चैप्टर याद होगा आपको। ओके, अब देखो सेकंड के बारे में। ये हुआ फर्स्ट नंबर। अब आएगा सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो चलो हम लिख ले पहले। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, एम्प्लाइज की जगह उसका सिंबॉलिक लेके हम चलो एम्प्लाइज ऐसा लिखते थे हम, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब हमें ये प्रूव करना है। अब ये हो रहा है, मतलब जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन के लिए ये सही होगा तो मतलब गिवन स्टेटमेंट सही है। ओके, तो सबसे पहले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वैसा दे रखा है, मतलब ऐसी एक पैर हमें ले लेनी है जिसके लिए ये सही हो। तो हम यहाँ से एक पैर ले लेते हैं 4,2 के हिसाब से। ओके, तो देखो 4,2 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि हमें पता है 4 = क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। तो हम ये वाली पैर ले सकते हैं। अब उसका उल्टा मतलब बी कॉमा ए वो सही है कि गलत चेक करना है। तो यहाँ से हम उसका उल्टा ले ले 2,4। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें a = b² के हिसाब से a की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 2 = 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब ये सही है कि गलत है, तो देख सकते हैं 2 = 16 कभी नहीं होता है, इट इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिख कर दिया था वो तो गलत है। तो मतलब हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे जो यहाँ पर बिलोंग्स टू आर था उसकी जगह क्या लिखने वाला है, इज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो यहाँ वही लिखना है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, सही नहीं है। एंड देन लास्ट नंबर 3 है, वो स्टेटमेंट एक बार चलो लिख ले पहले। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ खत्म हो वहाँ शुरू करना है, मतलब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो मतलब यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसी 2 पैर लेनी है जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करे। देन आपको देखना है कि वो रिलेशन में से यहाँ पर देखो कि ए कॉमा सी लिखा हुआ है, तो ए मतलब यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, एंड सी मतलब जो सेकंड पैर थी उसका सेकंड एलिमेंट, उसमें से जो पैर मिलेगी वो वाली पैर ये रिलेशन में है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ओके, तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, तो ए कॉमा बी लेना है तो हमने चलो यहाँ पर लिख दिया 16,4। ऐसा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ओके, 16,4 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो a = b का स्क्वायर, मतलब 16 ही होता है, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देन जहाँ पर खत्म हो b मतलब यहाँ पर क्या लिया हमने 4, जहाँ खत्म हो वहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ पर 4 से खत्म हुआ है तो 4 से स्टार्ट करो। 4 = क्या लेंगे हम, 2 का स्क्वायर, मतलब 4,2 ले सकते हैं ना। तो यहाँ हम लेने वाले हैं 4 = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। मतलब ये दोनों को रिलेशन में हमें रखना था तो उसके हिसाब से हमने 2 ऐसी पैर बनाई। अब ध्यान रखो a कॉमा सी, ए मतलब फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 16 है, एंड सी मतलब सेकंड पैर की लास्ट वैल्यू, वो यहाँ पर क्या है 2। तो अब उसके लिए हमें चेक करना है, तो यहाँ पर है 16 और उसके साथ है 2। अब इसके लिए हमें चेक करना है। ओके, तो इसके लिए रिलेशन जो दिया था a = b² करके, a मतलब 16 है, इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4,
16 इज इक्वल टू 4 कभी होता है? नहीं होता है, मतलब इट इज़ नॉट ट्रू। अब ये सही नहीं है, उसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत है, तो मतलब यहाँ पर जो बिलोंग्स टू लिखा था उसमें हमें क्या कर लेना है? इज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब हम लिखने वाले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, जो स्टेटमेंट दिया था वो सही नहीं था, तो हमने चेक किया, उसके हिसाब से क्या करना है हमें? इज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है जिसके अंदर ऐसे 3 रिलेशन आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। वो चैप्टर नंबर 1 12th का टॉपिक है। ओके, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, वैसे बाकी के बहुत सारे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 में 12th में हम देखने वाले हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, उसके बाद b 1 5 9 11 15 16। फंक्शन, यहाँ पर एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, रिलेशन। उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1 1। ओके, और क्वेश्चन है f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, एंड सेकंड क्वेश्चन है f इज अ फंक्शन। मतलब हमें चेक ही करना है जो आपको यहाँ पर रिलेशन दिया है, मतलब वो रिलेशन है कि नहीं है, और सेकंड वाला वो फंक्शन है कि नहीं है। अब रिलेशन मतलब क्या था? सबसेट। किसके लिए? a क्रॉस b के लिए। तो हमें a क्रॉस b का सबसेट है कि नहीं वो देखना है। अब सबसेट है मतलब रिलेशन है, एंड सेकंड वन फंक्शन के लिए क्या करना है? हर एक वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट आंसर, मतलब को आपको इमेज मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर वो मिलेगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए फंक्शन। तो वही हमें चेक करना है। ओके, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने आगे भी देख लिए। चलो यहाँ पर सबसे पहले जो भी f दिया था वो लिख ले। f इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 1 1। चलो, तो सबसे पहले रिलेशन के बारे में बात करें। रिलेशन मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी के लिए तो सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देख लेना है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन से वाले हैं? 1 2 3 4 एंड 2, मतलब 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ए क्रॉस बी में सेट ए में है कि नहीं है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 सेट ए में है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फ्रॉम सेट ए, ऐसा बन रहा है। सेकंड वाला एलिमेंट देखो 5 9 1 5 11। ओके, मतलब 5 बी में है तो है, 9 भी है, 1 भी है, 9 भी है, यहाँ पर 1 भी है, और 5 11, मतलब वो दोनों यहाँ पर सेट बी के अंदर है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर रिलेशन दिया था, मतलब जो भी यहाँ पर हमें सबसेट दिया था वो किसका सबसेट बना? ए क्रॉस बी का। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर हियर f इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन की डेफिनेशन थी वो बन गई। ओके, रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? जो भी आपको यहाँ पर दिया हो कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर, वो ए क्रॉस बी के लिए सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा हमें मिल रहा है। सो f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट था वो सही है। अब सेकंड वाला चेक करना है हमें। सेकंड वाले के लिए क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन के लिए 2 कंडीशन, सभी वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो ए सेट ए में सभी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी? हर एक वैल्यू के लिए आपको 1 एंड ओनली 1 इमेज मिलनी चाहिए, तो वही हमें सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ पर देखो 1 वैल्यू के लिए इमेज 5 है, 2 के लिए 9, 3 के लिए 1, 4 के लिए 5, एंड लास्ट में देखो 2 के लिए 11 भी है। यहाँ पर 2 के लिए 9 भी इमेज थी और यहाँ पर 2 के लिए 11 भी इमेज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हियर फॉर 2, 9 एंड 2, 11, इसके बारे में ही बात करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2 के लिए हमारे पास 2 इमेज है, 9 एंड 11। तो हमें यहाँ पर लिखने वाले फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 वी हैव इमेजेस। कौन सी इमेजेस बन रही है यहाँ पर? 9 एंड 11। सो f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको याद होगा हर एक वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए, मतलब 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 के लिए आपको 2 इमेज मिलने वाली है, 9 एंड 11। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब वही हम यहाँ पर लिखना है। सो ये वाला जो दिया था वो फंक्शन नहीं है। पता चल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसके अंदर आप देख लो एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। तो यहाँ पर जेड क्रॉस जेड मतलब इंटीजर्स वैल्यू डिफाइंड बाय एफ। ए बी, ए और बी हमें लेने हैं, वो लेने हैं फ्रॉम जेड।
यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएगी, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए एंड बी दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड जो सेकंड वैल्यू होगी वो दोनों वैल्यू ए एंड बी दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए चेक करना इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, वही हमें चेक करना है। तो चलो सबसे पहले जो एफ दिया था वो लिखे, ए कॉमा ए बी कॉमा ए प्लस बी, वेर ए एंड बी दोनों कहाँ से लेने हमें, जेड में से। ओके, तो देख लो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से एक वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट आंसर मिले, मतलब वो वाला फंक्शन नहीं है। एक वैल्यू के लिए मोर देन वन इमेज नहीं मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर वैसा ही हम चेक करने वाले। उसके लिए एक एग्जांपल ही लेने वाले। देखो एग्जांपल ले ले, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ चलो 0 और बी की वैल्यू ले रहा हूँ 1, तो उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर कौन सी बनेगी, ए इंटू बी मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू 1 मतलब 0, उसके साथ ए प्लस बी मतलब एडिशन, 0 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 1। सेकेंड, एक और एक वैल्यू ले ले, ए इक्वल टू चलो मान लो 0 ही है, अब बी इक्वल टू मान लो 2 है, तो देखो फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 0, एंड दोनों का एडिशन ए प्लस बी मतलब 0 प्लस 2 मतलब होगा 2। तो यहाँ पर फिर से जो एफ दिया था उसके हिसाब से हमने दो ऑर्डर्ड पेयर निकाली, कौन सी वाली, 0 1 एंड 0 2। तो लिखेंगे हम हियर फॉर 0 1 एंड 0 2, इसके जैसा ही हुआ। देखो 2 9 एंड 2 11 फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर वो वैल्यू कौन सी है, 0, तो हम लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 वी हैव इमेजेस। कौन सी इमेजेस हमें मिल रही है, ऐसी तो बहुत सारी इमेजेस मिलेगी, यहाँ हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, उसके लिए हमें दो इमेज मिली 1 एंड 2। सो f इज नॉट अ फंक्शन, पता चल रहा है। ओके, 0 के लिए आपके पास यहाँ पर दो इमेज मिली, कौन सी, 1 एंड 2, मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो वाला फंक्शन नहीं है। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 है। लास्ट क्वेश्चन है ए एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। ए इक्वल टू आपको सेट दिया, उसके अंदर एलिमेंट्स है 9 10 11 12 एंड 13। एफ ए टू एन, मतलब जो भी वैल्यू लेनी है हमें, यहाँ पर होता है डोमेन। डोमेन कौन सा वाला है, ये मतलब हमें जो वैल्यू लेनी है फ्रॉम सेट ए लेनी है, मतलब ये टोटल 5 वैल्यूज हम ले सकते हैं। और जो फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है वो ऐसा है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। ओके, तो सबसे पहले 1 बाय 1 हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो f जो दिया था वो लिख ले, f फ्रॉम a टू n, एंड f ऑफ n इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो वही हमें फाइंड करना है। 1 बाय 1 n की वैल्यू कहाँ से लेनी है, डोमेन। डोमेन मतलब a मतलब 9 10 11 12 13। तो देखो f ऑफ 9, 1 बाय 1 f ऑफ 10, ओके, इसके बाद आएगा f ऑफ 11, देन f ऑफ 12 एंड देन f ऑफ 13। हमें क्या फाइंड करना है, हर एक वैल्यू के लिए द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो हम लिखने वाले हैं द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n की जगह क्या है, 9 है। तो 9 का फैक्टर हमें लेना है, उसमें जो हाईएस्ट होगा और प्राइम भी होना चाहिए। अब चलो 9 के बारे में बात करें तो देखो 9 के जो फैक्टर होते हैं वो लिखे, तो 9 मतलब क्या होता है, 1 के लिए 1 इंटू 9 होता है। ओके, उसके बाद 3 3 होता है, एंड देन 9 इंटू 1, तो 1 3 9 उसके लिए क्या बन जाएगी, फैक्टर बन जाएगी। उसके अंदर आपको देखना है हाईएस्ट भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। चलो इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 3, तो हाईएस्ट भी वही होगा 3। तो इसका आंसर f ऑफ 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर आया किसके लिए, f ऑफ 9 के लिए। तो f ऑफ 9 का आंसर हमें मिल रहा है 3। देन अब 10 के बारे में, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। अब 10 के लिए चलो ऐसे ही हम देख ले, 10 के लिए फैक्टर कौन से निकल के आएंगे, तो 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, ओके, और 10 इंटू 1 के हिसाब से। तो इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से है, 2 भी है एंड 5 भी है, उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 5। तो हमारे लिए f ऑफ 10 का आंसर क्या बन जाएगा, 5। ओके, तो f ऑफ 10 मिलेगा हमें 5। देन f ऑफ 11, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 वही तो क्या है, प्राइम नंबर ही है, तो f ऑफ 11 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 11, क्योंकि 11 भी प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 12। तो 12 के लिए हमें चेक करना हो तो 12 के लिए ऐसे ही फैक्टर निकाले, तो 10 की जगह चलो लिख दिया हमने 12, उसके लिए फैक्टर जो भी आने वाले है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 6 एंड 12। ओके, वो हर एक इसके फैक्टर है। उसके अंदर प्राइम नंबर कौन से है, 2 भी है 3 भी है, तो उसमें हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो f ऑफ 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। एंड लास्ट नंबर 13 के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13
13 वही तो प्राइम नंबर है, मतलब एफ ऑफ 13 का आंसर भी क्या आएगा 13। हमें क्या फाइंड करना था, रेंज। रेंज मतलब आंसर, एफ ऑफ एन का क्या आंसर है वही हमारे लिए रेंज है। तो एफ ऑफ एन का आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आपको आंसर मिले 3, 5, 11, 3 एंड 13 वही क्या बन जाएंगे हमारे लिए रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू लिखने वाले है, फर्स्ट है 3, सेकेंड वाला 5, देन 11 भी है, नेक्स्ट 3 अगेन वो हमें नहीं लिखना है एंड लास्ट में आएगा 13। तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स 9, 10, 11, 12, 13 के लिए हमें इतने हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट।